आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमने देखना है कि हम किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, दूसरे नंबर पे हम लॉजिकली या ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 9th में बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए एक आसान सा मैकेनिज्म होता है कि आप डार्क टाइम में बुलेट फायर करते हैं। एक बंदा एक जगह से बुलेट फायर कर रहा होता है, जैसे ही बुलेट फायर होती है स्पार्क नजर आता है। स्पार्क नजर आने के बाद वो स्टॉप वॉच को ऑन करता है, थोड़ा दूर खड़ा हुआ बंदा जैसे ही उसको आवाज सुनाई देगी वो स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगा। तो वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान साउंड जितने टाइम में पहुंचती है वो आप टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी पता होता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, आपको स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। थ्योरेटिकल मेथड जो होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमने लास्ट टाइम कहा था कि अगर ट्रांसवर्स वेव्स हो तो ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते थे आप v t × l डिवाइडेड बाय m। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी उनमें स्पीड ऑफ साउंड लाइक साउंड वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो स्पीड ऑफ वेव के लिए आपने फार्मूला पढ़ा v स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाय रो। ये फार्मूला यूज होता है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हो गया? इसमें v इज स्पीड ऑफ साउंड, e इज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सबसे पहले हम इस फार्मूला को यूज करेंगे गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए। और गैसेस में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल एयर है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला अटेम्प्ट जो किया गया स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए वो था न्यूटन की तरफ से, तो हम नाम दे देंगे न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अब जब कभी भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए आपको कोई assumption चाहिए होती है। assumption का मतलब है आप कुछ चीजें खुद से assume करते हैं कि ये क्या होगा। तो न्यूटन ने assume किया था जब कभी भी साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव्स हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। लाइक न्यूटन ने कहा कि अगर साउंड ट्रेवल कर रही है तो ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये इसकी assumption थी। और आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फर्ज किया मैं इस रूम में यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कहता है कि इस कमरे में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जब साउंड ट्रेवल करेगी। ठीक है। और जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वहां पे हमेशा बॉयल्स लॉ अप्लाई किया जाएगा। आप में से कोई बता सकते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है? शाबाश, PV = कांस्टेंट। और PV कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ, लाइक न्यूटन कहता है इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस देन वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ कहता है PV = कांस्टेंट। PV कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फर्ज किया किसी सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जनरली ये होता है कि प्रेशर या वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज आता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज, लेट्स से मैं कहता हूँ प्रेशर अगर आपके पास 10 किलो पास्कल है तो उसमें डेल्टा P कोई लेट्स से 0.1 पास्कल या 0.01 पास्कल होगा, जो कि चेंज वेरी स्मॉल होगा। इसी तरह से वॉल्यूम अगर मेरे पास 1000 मीटर क्यूब है तो लेट्स से 0.01 मीटर क्यूब का चेंज आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमने कहा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो क्या चीज डिक्रीज हो जाएगी? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और लेकिन जो नई वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट स्टिल PV के बराबर होगा। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? PV कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ
आप प्रेशर को बढ़ा रहे, प्रेशर इंक्रीज होके हो जाएगा P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम को आप कम कर दें, वॉल्यूम डिक्रीज होके क्या हो जाना चाहिए, V माइनस डेल्टा V। लेकिन स्टिल इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम PV के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप चले जाएं फर्दर, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा, PV इक्वल्स टू, यहां से फर्दर आपके पास एक ऑप्शन ये है, आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, दो वैल्यूज यहां पे हैं, दो वैल्यूज यहां पे हैं, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है P को V के साथ, फिर P को डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डेल्टा P को V के साथ, और फिर डेल्टा P को डेल्टा V के साथ। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, P मल्टीप्लाई बाय V विल बिकम इक्वल टू PV। सेकंड वैल्यू क्या बनेगी, P मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा V, ये बनेगा माइनस P डेल्टा V। फिर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V क्या बनेगा, डेल्टा P इंटू V, और प्लस माइनस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। अब अपना दोबारा से रिकैप करें, मैंने कहा था जब प्रेशर इंक्रीज होगा या वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर में इंक्रीज भी वेरी स्मॉल होगा और वॉल्यूम में डिक्रीज भी वेरी स्मॉल होगा। अब दो वैल्यूज वेरी स्मॉल हो, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, मजीद छोटा हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास 0.1 है, दूसरी वैल्यू भी 0.1 है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या बनेगा 0.01। अब एक वैल्यू 0.001 है, दूसरी वैल्यू भी 0.001 है, मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 0.000001 आएगा। तो इसका मतलब है जब दो वेरी स्मॉल वैल्यूज होती हैं तो जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे इनका आंसर इतना छोटा हो जाएगा कि आप इनको नेग्लेक्ट करके इक्वल टू 0 कह सकते हैं। नेग्लेक्ट क्यों किया, वजह बताएं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है और इतनी छोटी वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब फर्दर आपके पास ये बच गया, लेफ्ट हैंड साइड पे PV है, राइट हैंड साइड पे भी PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V। तो इस केस में PV विल बी कैंसल आउट विद PV, बाकी क्या बच गया, 0 इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V। अब इस माइनस टर्म को मैं उठा के इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो प्लस P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V। क्लियर हो गया। यहां से अगर मैं दोनों साइड्स पे V से डिवाइड कर तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, P टाइम्स डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू डेल्टा P। मतलब ये हुआ ना कि V साइड पे डिवाइड होकर यहां पे आ गया। अब यहां पे आप देखें, आपने 9th में 2-3 टर्म्स पढ़ी थी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस क्या था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है। तो इस वजह से डेल्टा V डिवाइडेड बाय V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको मैं नाम दे दूंगा किसका, स्ट्रेन का। सॉरी, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इज स्ट्रेन। क्लियर हो गया। और इसी तरह से डेल्टा P को आप नाम दे देंगे स्ट्रेस का। तो अब जरा बताएं ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बना P अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V बाय V की जगह क्या लिखना आपने, स्ट्रेन लिख देना है। उसके बाद डेल्टा P क्या बनेगा, स्ट्रेस बनेगा। और अगर आप दोनों साइड्स पे स्ट्रेन को डिवाइड कर दें तो क्या बनना चाहिए, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सो इसका मतलब है प्रेशर को आप लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन।
और स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है जिसे आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। मतलब आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन फॉर एनी मटेरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट इज ऑलवेज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो यहां से हम E लिख सकते हैं। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहा था? स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर होगी या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव किसके बराबर होनी चाहिए? E डिवाइडेड बाय रो। क्लियर हो गया? अब यहां पे E की जगह आप क्या कह रहे हैं, वो किसके बराबर है? B के बराबर है। सो यहां से हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू E, लाइक प्रेशर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है और में से इक्वेशन नंबर 2 का नाम है। क्लियर हो गया? अब आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, V इक्वल्स टू E की जगह आपने क्या लिख दिया? P डिवाइडेड बाय रो। रो डेंसिटी ऑफ एयर है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं फॉर लाइक कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं एयर की। यहां से फर्दर आगे अगर आप चेक करें तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए आप लोगों ने 9th में एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पे आपने कैलकुलेशन की थी। आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड किया जाता है रो जी एच के फार्मूला से। ये 9th वाली बुक में कैलकुलेशन अवेलेबल, और इसमें रो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h हाइट ऑफ एयर कॉलम है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कितना आता होता है? 76 सेंटीमीटर होता है, जिसे आप 760 मिलीमीटर कहते हैं या 0.76 मीटर। तो मैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स पे रखते हुए इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। p की जगह मैंने क्या लिख दिया अभी बताएं जरा? रो जी एच। लेकिन ऊपर वाला रो किसकी डेंसिटी है? मरकरी, और नीचे रो किसकी डेंसिटी है? एयर। तो जरा डेटा लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है। इसकी वैल्यू होती है 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आप बुक में चेक करें, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए उसको सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे आप लोग बता दीजिए कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट ऑफ एयर कॉलम इन केस ऑफ मर्करी बैरोमीटर, इसकी वैल्यू आपको मिलती है 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर। और डेंसिटी ऑफ एयर भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी, बुक्स में भी लिखी होती है, 1.243 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस फार्मूला की सारी वैल्यूज हमें मिल गई। डेंसिटी ऑफ मरकरी भी पता चल गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पता है, हाइट भी पता है, इसी तरह से डेंसिटी ऑफ एयर भी पता है। अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो V किसके बराबर बनेगा? देखिए, डेंसिटी ऑफ मरकरी दैट इज 13,600 kg per cubic meter. G is 9.81 meter per second square. H is 0.76 meters divided by density of air is 1.243 kg per cubic meter. क्लियर हो गया? अब आप इन तमाम वैल्यूज को पुट कर दें, लाइक कैलकुलेटर से सॉल्व करें और उसका स्क्वायर रूट लें। आपका आंसर आएगा 281 मीटर पर सेकंड। ये वो रिजल्ट है जो कि हमें किसने कैलकुलेट करके दिया? न्यूटन ने। असल में स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है V एक्चुअल 332 मीटर पर सेकंड। तो असल वैल्यू कितनी थी? 332 मीटर पर सेकंड। जो न्यूटन ने कैलकुलेट की वो कितनी आ रही है? 281 मीटर पर सेकंड है। फर्क कितना आ गया?
इन दोनों का फर्क निकाले वो 51 मीटर्स पर सेकंड का फर्क आ रहा है। और अगर आप परसेंटेज एरर निकालें, परसेंटेज एरर क्या है, जितना आपका डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो आपको 16% का एरर मिलेगा। क्या 16% एरर फिजिक्स में एक्सेप्टेबल हो सकता है? नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि 16% एरर इतना बड़ा है कि हम उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड रिजेक्ट होता है, हमें इसकी करेक्शन चाहिए हो। ठीक है, और वो करेक्शन उसके बाद लेप्लास ने की थी। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे किस तरह से लेप्लास ने करेक्शन की। अब बाकी तो सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसमें तो कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि न्यूटन ने जो assumption की थी कि ट्रैवलिंग ऑफ साउंड वेव्स आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, असल में वो assumption गलत थी। होता क्या है कि जब कभी साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। कंप्रेशन में आप चले जाते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक चले जाते हैं, पार्टिकल्स नजदीक जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब रेयरफेक्शन होगा पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, वहां पे एक दूसरे स्पेस बढ़ गया, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जो assumption न्यूटन की थी कि इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो assumption गलत है, जिसकी वजह से 16% तक एरर आया। अब सोचने की बात यह है कि अगर इतना बड़ा फर्क था तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम लोग अभी तक न्यूटन फार्मूला को पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड किसने दिया? न्यूटन ने। लेप्लास ने उसकी करेक्शन की। सो असल आइडिया हम वो ही लेके चलेंगे लेप्लास करेक्शन में जो कि न्यूटन ने यूज किया था, इसी वजह से इसे बुक्स में पढ़ाया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ऑल ऑफ यू।